हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 12 की क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, आज की यह तीसरा लेक्चर है। अगर आप लोग इसके पहले की वीडियो नहीं देखे होंगे तो इनकी पहले की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे तो कुछ समझ में ही नहीं आएंगे। और हम तीसरा लेक्चर लेके आ गए हैं क्लास 12 फिजिक्स के। और चैप्टर के नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर अंत तक बने रहिएगा और बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें देखने वाली बात यह था कि आज की तीसरा लेक्चर है। अगर आप लोग नहीं पहला और दूसरे लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पहला और दूसरा लेक्चर को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की तीसरा लेक्चर अटेम्प्ट आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो पहला दिया हुआ है क्या? विद्युत क्षेत्र। क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? विद्युत क्षेत्र। रुके मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ी सी परेशानी आ गया। तो विद्युत क्षेत्र आप लोग देखते रहिएगा। हाँ, अब देखिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या तो बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखा खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावश गमन करता है। यानी कि इसमें बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। उसे क्या बोलेंगे? विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम चित्र के अनुसार समझाते हैं। देखिए यहाँ पे प्यारे मेरे दोस्तों क्या दिया हुआ है। देखिए, एक आवेश यहाँ पे पॉजिटिवली है, दूसरा आवेश यहाँ पे निगेटिवली है। ठीक है, इसमें से क्या किया? एक सीधी लाइन खींचे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, एक सीधी लाइन खींचे। उसमें से क्या किया मेरे दोस्त? इसमें से एक रेखा इधर से जाएंगे तो दूसरी इधर आ जाएंगी, तीसरी इधर से इधर जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजिंग नहीं होना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ आते हैं। क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखिए अब आता है क्या, आप लोग देखिए, जूम इन कर देते हैं ताकि आप लोगों को देखने में परेशानी ना हो। देखिए अब दिया हुआ है क्या? स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना क्या है? क्या स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना क्या है? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें तुलना आप लोगों को दिखाते हैं। तो पहला दिया हुआ है क्या? स्थिर विद्युत बल E2 में और गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर स्पष्ट करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे? अंतर स्पष्ट। तो अंतर स्पष्ट हम लोग दोस्तों करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ स्थिर विद्युत बल था और यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए इन दोनों में समानता देखना है। क्या समानता? तो पहला दिया हुआ है क्या? पहला दिया हुआ है यह बलों में व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। यानी व्युत्क्रम उल्टा, यानी कि मान लीजिए 2 था तो इसका व्युत्क्रम 1/2, तो यही हो जाएंगे उल्टा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और इसमें दूसरा नंबर पे क्या दिया हुआ है? देखिए दूसरा में दिया हुआ था यह भी बलों के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। यानी कि व्युत्क्रम बलों के, मान लीजिए कि हम इधर से किसी वस्तु को धक्का दिए तो इधर से जो धक्का लगाएंगे उधर से भी व्युत्क्रम यानी कि धक्का मारेंगे, तो ये एक दूसरों के अपोजिट यानी कि आकर्षित करना चाहता है। इसी को हम बोलेंगे बलों की व्युत्क्रम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए दूसरा दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ यह बल निर्वात में भी लगता है। यानी कि इसका बल जो है
इसका बल किस में लगता है, निर्वात में भी लगता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका आप देखते हैं, इसका बल हमेशा निर्वात में भी लगता है, इसका बल निर्वात में भी लगता है, और यह बल भी निर्वात में लगता है, यानी कि यह बल निर्वात में लगता है तो यह भी निर्वात में लगता है, दोनों। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसका दूसरा, यह क्या बोलेंगे, यह संरक्षी बल है, अर्थात इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, यानी कि यह एक संरक्षी बल है और इसके द्वारा क्या गया कार्य क्या है, पथ पर किस पे निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता। किसका, तो किसका निर्भर नहीं करता, स्थिर विद्युत बल का। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ स्थिर विद्युत बल और यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा कि स्थिर विद्युत बल किसके अनुदिश कार्य करता है, यानी कि यह संरक्षी होता है, संरक्षी बल, और इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और यह भी एक संरक्षी बल ही है। क्या, यह एक संरक्षी बल है। कौन, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या है, संरक्षी बल है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब देखिए इसमें, यह एक केंद्रीय बल है, अर्थात यह बल दोनों आवेशों का मिलने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। कौन कौन, स्थिर स्थिर विद्युत बल। ठीक है, स्थिर विद्युत बल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, स्थिर विद्युत बल के बाद दिया हुआ है 4 नंबर में, यह भी केंद्रीय बल है जो द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, यानी कि यह करता जो है, यह भी केंद्रीय बल है जो द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, और यह केंद्रीय बल है, लेकिन यह बल दोनों बलों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और यह द्रव्यमानों पे। ठीक है, तो अलग अलग दोनों की डिफरेंशिएशन था, अब दोनों में समानता अभी फिर देखते हैं। अब देखो, उस समानता था, अब असमानता में देखेंगे। क्या, असमानता में, असमानता में यहाँ क्या दिया है, असमानता में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, और इसमें दो पिंडों के बीच लगने वाला बल यह केवल आकर्षण बल होता है। कौन, गुरुत्वाकर्षण सिर्फ आकर्षण बल होता है, और दो पिंडों के बीच लगने वाला बल होता है। ठीक है, इस बल का मान आवेशों के बीच माध्यम पर निर्धारित करता है। ठीक है, और यह इस बल का मान पिंड के नीचे के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। और तीसरा नंबर दिया हुआ, यह बल प्रबल होता है, प्रबल यानी कि मजबूत होता है, और यह बल दुर्बल होता है, यानी कि कमज़ोर होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब इतना दूर तक में आप लोगों को कई डाउट नहीं होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना दूर तक में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आते रहे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग नोट्स करते रहिएगा, और इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसका मत पूछो, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हर एक साल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए इसमें दिया हुआ था क्या, विद्युत द्विध्रुव। क्या है, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण वाले दो समान परिणाम। ठीक है, अल्प दूरी पर दो समान परिणाम के सजातीय आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, यानी कि बोलेंगे अल्प दूरी पे बोलेंगे। देखो देखो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे दिया हुआ था एक बिंदु, यहाँ पे दूसरा बिंदु था, इसी में क्या क्या एक रेखा खींचे जिसका दूरी था 2a। क्या था, 2a। पहला आवेश था प्लस क्यू आवेश, दूसरा आवेश था माइनस क्यू आवेश। ठीक है, इसका अगर हम बात किया जाए तो बोलेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव के, अगर दूसरा डेफिनेशन, अगर ये वाला डेफिनेशन आप लोगों को पसंद नहीं हुआ तो हम दूसरा डेफिनेशन बोल देते हैं, लिख तो नहीं पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, या तो कोई मेरे पास बोर्ड नहीं है, तो आप लोग थोड़ी सी
मेरा सपोर्टिंग कीजिए ताकि आप लोगों के लिए हम बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड भी ला सकें और आप लोगों को अच्छे से तैयारी करवा सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसी जगह से ज़्यादा गप मत कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह था कि अल्प दूरी पर स्थित, इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, किसी भी द्विध्रुव के अल्प दूरी पर यानी कि बहुत कम दूरी पर रखा गया दो वस्तु, यानी प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, कौन सी, विपरीत, दो वस्तुएं रखे हुए आवेशों के विजाती यानी कि विपरीत और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसका अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, किसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया हुआ है, क्या एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, बोलेंगे N2H2O2 आदि ऐसे अणु होते हैं जिनमें धनावेश एवं ऋणावेश केंद्र संपाती होते हैं, यानी धनावेश और ऋणावेश दोनों संपाती होते हैं। और दूसरा दिया H2O और HCl NH3 ऐसे अणु हैं जिनके धनावेश के द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एग्जाम्पल अगर इसका नहीं हो लिखिएगा तो चलेगा दोस्तों, यानी कि ये चीज़ आप लोग नहीं भी रखिएगा तो समझ, ये नहीं भी इनको नोट्स में बना के रखिएगा तो चलेंगे, क्योंकि ये सब नहीं पूछते हैं। एक हिंट्स के लिए आप लोगों को समझा दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। जो भी था ऊपर का डेफिनेशन याद रख लीजिएगा और फिगर में जैसे हम बताए वो फिगर को उतार लीजिएगा और कुछ नहीं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये वेरी वेरी एग्जाम की दृष्टि पे इम्पोर्टेंट है। क्या, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा हर एक साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी हम इनको शुरू करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बात किया जाए तो विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को उसके विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण कहते हैं। यानी कि बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। किसको, इसे पी से डिनोट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है क्या, यदि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के निरूपित विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच दूरी 2a तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण होगा। यानी कि इसमें दिया हुआ था यह कि अगर विद्युत द्विध्रुव के आवेश की q और उनके बीच की दूरी 2a, क्या होगा 2a, तो उनके परिणाम क्या होंगे। तो परिणाम निकल के क्या आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए उनकी अगर बात किया जाए तो अगर देखा जाए तो इसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिणाम तो यही प्राप्त हो जाएंगे। क्या, इसकी देखिए इसे हम पी से डिनोट करेंगे, पी इज इक्वल टू आ जाएंगे क्या, उनके आवेश इनटू उनके बीच की गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। यही तो मेरे बोले थे प्यारे दोस्तों, यानी कि P इज इक्वल टू, क्या बोले थे, P इज इक्वल टू 2QA, ऐसे भी कर सकते हैं 2QA। ठीक है, तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और देखिए इसका सदिश रूप यह था कि सदिश रूप P वेक्टर इज इक्वल टू 2QA P वेक्टर, जहाँ P कैप P वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। बोलेंगे इस प्रकार विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण एक सदिश राशि है। ठीक है, यानी विद्युत द्विध्रुव बोलेगा किस प्रकार की राशि है, तो बोलेंगे सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर और अक्ष के अनुदिश होती है। मात्रक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के एसआई मात्रक कूलम पर मीटर होता है। क्या बोलेंगे, कूलम मीटर होता है। क्या होता है, कूलम मीटर होता है। किसका, विद्युत द्विध्रुव के मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो याद रखिएगा। फिर उसके बाद दिया था कि बीमी सूत्र, क्या दिया है, बीमी सूत्र। बीमी सूत्र क्या था, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a से, यानी बीमी सूत्र क्या था, P इज इक्वल टू 2QA से। ठीक है, फिर उसके बाद P का बीमी सूत्र था, यानी Q का बीमी सूत्र
AT होता है, जहाँ 2Q का बीमित सूत्र, और यहाँ देखिए धारा इंटू समय का बीमित सूत्र इंटू Q का बीमित सूत्र, तो AT इंटू L तो ATL आ जाएंगे। M0 का इसका तो वैल्यू होता ही नहीं, 1 होगा तो 1 का वैल्यू होता नहीं, तो ATL आ जाएंगे। ठीक है, तो इनका बीमित सूत्र याद रखिएगा, क्या होता है बीमित सूत्र ATL। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमित सूत्र ATL होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग याद रखिएगा, क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीमित सूत्र क्या होता है, ATL। क्या होता है, ATL, थोड़ी सी बड़ा होना चाहिए, तो आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये तो और वेरी 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 इंपॉर्टेंट निकल गया मेरे दोस्त, क्या, अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति। अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगर देखा जाए अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति, तो मान लो ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के मिलकर बना है तथा ऐसे माध्यम में रखा है जिसका प्रविद्युतांक के उनके बीच की अल्प दूरी पर 2Q है। मान लो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र पर O से प्लस Q आवेश के और R से दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी पड़ती है। तो आप लोग यह ध्यान देने वाली बात था कि अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति किसे बोलेंगे, तो बोलेंगे मान लो ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है तथा ऐसे माध्यम में, यानी कि आप लोग यह याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव और अक्षीय स्थिति ऐसे भी बोल सकते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति एक बोले इन डाउन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन, इंग्लिश में बोला जाता है ये इन डाउन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। बोलेंगे ऐसे कि विद्युत द्विध्रुव ऐसे बोलेंगे, मान लो प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश के कारण मिलकर बना है तथा ऐसे माध्यम से रखा गया जिसकी प्राविद्युतांक के उनके बीच की अल्प दूरी पर 2m द्विध्रुव के केंद्र पर O से P प्लस Q आवेश के और R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु है P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इतने देर तक आप लोगों को समझ में आ गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी में दिया हुआ है क्या, अभी डायग्राम को प्रूव्ड करने आप लोगों को सिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ फिगर में क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, ये फिगर था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग बोलेगा फिगर पे फिर एक बेस्ट यानी अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति पे वीडियो बनाने तो बना देंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कितने नंबर में आते हैं, 5 नंबर में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इनको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम में लिख के आइएगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसी पे बेस्ट क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, तब बिंदु ए पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु ए पर, बिंदु ए कहाँ पे है, तो बिंदु ए पर स्थित क्या है, प्लस Q आवेश है कि नहीं, बिंदु ए पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु P पर यहाँ से इधर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इधर ना आना है, किधर, यानी ए से लेके P के इधर आना है, तो AP के ही वेक्टर में आएगा, तो AP वेक्टर की दिशा में, क्योंकि बिंदु ए पर प्लस Q आवेश है तो ए से P की दिशा में आना था, क्योंकि बिंदु P पर ना परीक्षण आवेश ज्ञात करना था, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 इक्वल टू आ जाएंगे 1/4πε0 अपन में K, तो Q अपन में AP का स्क्वायर, क्योंकि Q अपन में R का स्क्वायर होता था। ठीक है, इसलिए यहाँ AP के स्क्वायर के स्थान पे क्या करेंगे, AP वेक्टर के अनुदिश। ठीक है, तो AP का मान मेरा दिया हुआ है दोस्तों, AP का मान मेरे को निकालना पड़ेंगे, तो AP इक्वल टू OP माइनस OA, यानी कि OP, आप लोग ध्यान दीजिए, OP यहाँ तक है, OP यहाँ तक था कि नहीं, तो OP का मान क्या था, R था कि नहीं, तो OP का मान R, तो यहाँ R लिख देंगे, फिर यहाँ OA माइनस में OA, तो OA कहाँ है, माइनस में OA, माइनस यहाँ लिख दिया OA, O से लेकर A तक, तो OA कितना था, A, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी था 2A, तो इसका मान A, इसका भी मान A, यानी कि O से A का मान A आ जाएगा, R माइनस A आ जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इतना दूर तक आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको हम मान लेंगे, इसी तरह हम मान पुट करके इक्वेशन इसको फर्स्ट बना लिए, किसको, इसको इक्वेशन
फर्स्ट बना लेंगे। फिर उसके बाद यह दिया हुआ था कि इसी प्रकार बिंदु ए से बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो फिर इसके बाद यहाँ दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो E1 क्या दिया हुआ था, हाँ, E2 से लेकर 1/4πε0 क्यू अपन में BP वेक्टर की दिशा में, तो BP वेक्टर की दिशा में आ जाएंगे E2, क्योंकि AB के अनुदिश होंगे तो इसको भी हम AP के उसी तरह हम मान यहाँ बैठाएं। फिर बैठाने के बाद यहाँ आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, E2 = 1/4πε0 क्यू अपन में r+a का होल स्क्वायर, तो एक समीकरण 2 मान लें। फिर बोलेंगे E1 और E2 एक ही रेखाओं के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्य करती है तथा E1 से ग्रेटर देन E2, तो अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = E1 - E2, तो AP वेक्टर के अनुदिश होगा कि नहीं, E1 - E2 AP वेक्टर के अनुदिश होंगे। तो फिर इसके बाद आप लोग यह ध्यान दीजिएगा, तो AP वेक्टर की दिशा में तो E का मान = E1 - E2, E1 का मान जितना था उतना यहाँ बैठा है, फिर माइनस में E2 का मान जितना था यहाँ बैठा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो E1 - E2 कर दिए, फिर मान बैठा के E = कर दिए, तो E = आ गया क्या, E आप लोग ध्यान रखेगा, E तो देखिए ई चीज़ और ई चीज़ दोनों में कॉमन आता है। अरे मेरे प्यारे दोस्त यहाँ देखो, ई चीज़ और ई चीज़ देखो कॉमन आता है कि ना, तो इसको हम यहाँ पे कॉमन ले लिए, और जो बचा इतना चीज़ बचा तो यहाँ पुट कर दिए, और इतना चीज़ यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, तो हम ले लिए कॉमन, यानी कि इसका भी क्यूब इसमें भी क्यूब, तो दोनों कॉमन ले लिए थे पहले ना, तो यहाँ बचेगा एक एक। फिर इन दोनों में एलसीएम लेना था, इन दोनों में तो हम जानते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड में अगर एलसीएम लिया जाता है तो उनको पहले एलसीएम ले लिया जाता है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं, फिर उनके बाद सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो इसका एलसीएम लिए, फिर इनको फ्रैक्शन किए, फिर इसके बाद सॉल्यूशन किए, नीचे कट फट के 4RA बचा, अपन में R² माइनस में A² का होल स्क्वायर बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे पता चलता है कि Q4A को इस जगह हम 2QA और 2R लिख सकते हैं, तो 2QA तो हम बोले थे P के बराबर होता है, तो वही यहाँ पे करेंगे क्या, 1/4πε0 2QA R अपन में R² माइनस A² का होल स्क्वायर, तो यहाँ बोलेंगे P = 2QA, हम जानते हैं किससे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से, अभी तुरंत पढ़ा है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। तो E = आ जाएंगे 1/4πε0 के 2πr अपन में R² माइनस A²। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यही मेरा समीकरण एक इम्पोर्टेंट वाला बन जाएगा। अब फिर छोटे विद्युत द्विध्रुव वाला देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिर इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, AP वेक्टर की दिशा में के अनुदिश में हम निकाल लिए ये चीज़। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या नेक्स्ट, फिर इसके बाद सदिश रूप अगर देखा जाए तो इसके सदिश रूप होता है E वेक्टर = 1/4πε0 2πr अपन में इतना E, P वेक्टर के P कैप के इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। फिर इसके बाद बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों क्या, आप लोग एकदम बिल्कुल ध्यान से, एक बार समझ में नहीं आएंगे तो दूसरा बार वीडियो को स्क्रैच करके देख लीजिएगा, और वीडियो को रोक के थोड़ी सी अगर समझ में नहीं आएंगे तो वीडियो में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ है क्या, जहाँ P कैप और P वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है, यदि द्विध्रुव का आकार छोटा है अथवा बिंदु P का द्विध्रुव से R अधिक है तो A > R, अतः R² की तुलना में A² की अपेक्षा की जाती है। तो अतः समीकरण एक से तो R के मान को नगण्य मानते हुए, क्या R के मान को नगण्य मानते हुए, तो यहाँ पे क्या हमको मिलेंगे दोस्तों, ये चीज़। ठीक है, तो R के मान जब जैसे हम नगण्य मानेंगे, किसका मान, R के मान जैसे हम यहाँ पे क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे, क्या R = सॉरी यार यहाँ पे आ जाएंगे RA = 0, यानी A के मान को हम 0 मानते हुए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब इसके बाद देखिएगा, अब A के स्थान पे हम क्या लेंगे, 0, तो देखिए यहाँ यानी कि E = आ जाएंगे 1/4πε0 2P अपन में R क्यू का इतना
ठीक है। सदिश रूप में ई वेक्टर के रूप में इतना वन बाय प्रभावशाला ना 2p क्यू अपन में r क्यू, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। फिर इसके बाद वायु या निर्वात के लिए k इक्वल टू 1, अतः e इक्वल टू 1 बाय प्रभावशाला ना 2p अपन में r क्यू। तो समीकरण 2 और 4 अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए तो व्यंजक अब व्यंजक है। ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग समझ लिए होंगे कि विद्युत क्षेत्र के लिए क्या व्यंजक था, मेरा इम्पोर्टेंट व्यंजक यही निकल के आ गया। ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना, और इस नंबर पे एक बार ज़रूर कॉल कीजिएगा 6201549850। इस नंबर पे आप लोग एक बार ज़रूर कॉल कीजिएगा, किसके लिए, पीडीएफ के लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना है तो इसी यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ होगा यूट्यूब लिंक, टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सअप लिंक और इंस्टाग्राम लिंक। ये चारों लिंक में जुड़े रहिएगा। आप लोगों को एसएमएस जाते रहेंगे कि किस दिन किस चीज़ की क्लास चलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा, और अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना है तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग जुड़ के रहिएगा, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो बचा है क्या, किस चीज़ की, अनुप्रस्थ स्थिति और निरक्षीय स्थिति। इस चीज़ की हम नेक्स्ट डे से फिर करवाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग इतने ज़रूर याद रखेंगे, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और एक अंत में इतने बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, यस या नो। यानी अच्छे लगे होंगे तो लाइक करना, पसंद नहीं आएंगे तो आपके लिए एक दूसरा बटन दिया हुआ ये होगा डिसलाइक का, तो आप लोग डिसलाइक के बटन दबा दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।